आज का जो टॉपिक है वो है गरीबी। और गरीबी जो है बीपीएससी मेंस में अल्टरनेट साल में पूछे गए हैं। गरीबी के क्या कारण हैं, गरीबी कहते किसको हैं, और गरीबी के क्या कारण हैं, और गरीबी के क्या परिणाम हैं, और भारत में गरीबी कैसे मापा जाता है, इस लेकर के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं गरीबी से रिलेटेड। तो इसके कई आयाम रहते हैं, खास करके बीपीएससी में बिहार के संदर्भ में पूछता है, क्योंकि बिहार जो है गरीबी के मामले में नंबर 1 आता है पूरे देश में। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब गरीब स्टेट में से आता है भारत का। और ख़ास करके बिहार तो एकदम गरीब राज्य में से है। बीमारू राज्य भी इसको कई बार कहा जाता है, बीमारू राज्य। ठीक है, तो इसलिए यह टॉपिक बीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से और प्री के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स का बहुत ही हिट लिस्टेड क्वेश्चन है। गरीबी क्या है, सिंपल शब्दों में भूमिका में हम लिख सकते हैं गरीबी क्या है कि बुनियादी सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध न हो पाना ही क्या है, गरीबी है। अगर आपकी जो बुनियादी आवश्यकता है, जैसे बुनियादी आवश्यकता में आप बोल सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, नहीं, ये सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, तब जा कर के उसको मकान चाहिए, मकान हो जाएगा तब उसको शिक्षा चाहिए, तब उसको स्वास्थ्य चाहिए, इस तरीक़ा से। ठीक है, तो जगह अलग अलग जगह पे बेसिक नीड अलग अलग होते हैं। ठीक है, अमेरिका के लिए गरीबी का मापक अलग होगा, इंडिया के लिए अलग होगा, बिहार के लिए अलग होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका इनकम होता है तो वह भौगोलिक कारक पे डिपेंड करता है। अगर इंडिया का व्यक्ति है, अगर लेबर मजदूरी काम करने भी कनाडा चले जाए, फॉरेन चले जाए, तो उसको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का मंथली वहाँ का इंडियन करेंसी कमा लेता है। लेकिन अगर वो इंडिया में रहा, दिल्ली में रहा, तो 15,000, वही बिहार आ जाएगा तो 5 से 10,000 के बीच में ही उसकी इनकम सिमट जाएगी। नहीं, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए गरीबी मापक भी अलग अलग होते हैं, और आय का जो सोर्स भी होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, और उसके हिसाब से गरीबी मापा जाता है। यानी गरीबी जगह और समय के अनुसार बदलते रहता है। कभी एक ऐसा समय था भारत में, अगर जो 20 रुपया मंथली कमा लिया वो गरीब नहीं माना जाता। और आज के डेट में अगर आप डेली लगभग $1.5 $1.75 मान के चलो, 200 मतलब 150 प्रति व्यक्ति आए, यानी एक परिवार में लगभग माना जाता है 5 सदस्य, तो 150 को 5 से गुना कर दिए, 750 रुपया से कम जिसका इनकम है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार वो गरीब है। तो आप वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिहार जैसे राज्यों की 90% आबादी आपको गरीब ही नजर आएगी। ठीक है, लेकिन भारत का अलग मापक है, उसमें भोजन को आधार बनाया गया है कि जिसको 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा है वो गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्रों में 2200 किलो कैलोरी भोजन जो ले रहा है वो गरीब नहीं है। तो मापक भी अलग अलग हैं, समय के अनुसार मापक भी बदले गए हैं। पहले सिर्फ भोजन था, अब क्या है, उसमें वसा है, प्रोटीन है, उसका भी मात्रा है कि उससे कम प्रोटीन मिल रहा है तो वो गरीब है। तो उपभोग के आधार पर मेन रूप से हम लोग गरीबी यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भूमिका में जो बेसिक गरीबी की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। बुनियादी सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध नहीं हो पाना ही क्या है, गरीबी है। गरीबी उस स्थिति का सूचक है जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको भी पूरा करने में असमर्थ होता है, वो भी पूरा नहीं कर पाता है। मूलभूत आवश्यकता में हो गया रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, ये अब बेसिक नीड है। पहले सिर्फ था रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन जो जो कोई देश विकसित होते जाता है, विकासशील होते जाता है, त्यों तो आवश्यकता बढ़ती जाती है। एक समय था जिसके घर में टीवी हुआ करता था, वो सब गरीब नहीं था, उसको जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बीपीएल सूची में नहीं रखा जाता था। अभी क्या है कि अगर वैसा किया जाए तो अभी हर एक के घर में टीवी निकल जाएगा, हर एक के घर में बाइक निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो समय के अनुसार क्या हो गया, जो उसका रिक्वायरमेंट है गरीबी का बदलते आया। ठीक है, तो जब वह बेसिक आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है तो वही क्या कहलाता है, गरीबी कहलाता है, जिसमें हम रोटी, कपड़ा, मकान,
शिक्षा चिकित्सा को रख सकते हैं। बेसिक नीड का मतलब यही हो गया, मूलभूत आवश्यकता मतलब रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। गरीबी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष गरीबी, एक होता है निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, सापेक्ष किसी की तुलना में, ठीक है, और निरपेक्ष एक आधार बना दिया कि बिहार जैसे राज्य है जिसके घर का इनकम 5,000 से कम है मंथली या 10,000 से कम है, वो गरीब है। ठीक है, डायरेक्ट तो वो सारे लोग गरीब हो गए जिसको 4,999 भी इनकम है, 5,000 में 4,999 जो है, अगर मान के चलिए इसका आधार बना दिया गया कि 5,000 रुपये जो कमा रहे हैं मंथली वो बीपीएल सूची में नहीं आएंगे। ठीक है, अब कोई 4,999 कमा रहा है, हो सकता है कोई 5,001 रुपया कमा रहा हो, नहीं तो उसको तो सारा फैसिलिटी नहीं मिला मात्र 1 रुपया के कारण, और एक को बस 1 रुपया कम के कारण सारा फैसिलिटी मिल गया। तो इस तरह की जो गरीबी निकाली जाती है उसको निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। खास करके जो विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, जैसे भारत हो गया विकासशील देश है, पाकिस्तान हो गया विकासशील देश है, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सब विकासशील देश हैं। इसमें निरपेक्ष टाइप की गरीबी एक आधार बना दिया जाता है, उससे जो नीचे आ गया सब गरीब, चाहे वो 10 रुपया कमाए, चाहे 1 रुपया कमाए, चाहे पूरा 2,000, जैसे 5,000 है तो किसी को हो सकता है 1,500 इनकम है मंथली का, वो भी गरीब है, उसको भी उतना ही सुविधा मिलेगा, जिसको 4,999 रुपया इनकम है उसको भी उतना ही मिलेगा। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में जो विकसित देश हैं वहाँ पे क्या होगा कि 5,000 अगर मान के चलिए एक आधार बनाया गया 5,000 का, तो अगर जिसका 4,999 इनकम है और किसी का 2,000 इनकम है तो इसमें तुलना किया जाएगा कि वह आधार लाइन से कितना नीचे है। अगर जो जितना ज़्यादा नीचे होगा उसको उतना फैसिलिटी मिलेगा, जो जितना कम होगा उसको उतना कम फैसिलिटी दिया जाएगा। यानी तुलनात्मक गरीबी है, तुलना किया जाता है, एक आधार से तुलना किया जाता है कि वो कितना नीचे है। ठीक है, तो उसके आधार पे अगर बहुत ज़्यादा नीचे है तो उसको ज़्यादा फैसिलिटी देगा, और जो कम नीचे है उसको कम फैसिलिटी देगा। लेकिन आपको पता होगा कि भारत में यह आंकड़ा जुटाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि घर में सब कुछ है, वो भी बोलेगा कुछ नहीं है। जब जनगणना होगा, जब टीचर लोग जाते हैं जनगणना करने, पूछेंगे क्या है, कहेगा कुछ नहीं है, ना टीवी है, सब कुछ रहता है उसके घर में। और क्या करते हो, 5-5 बेटा है, 2-3 अफसर है या जो भी है, वो भी बोलेगा किसान है बाबू साहब, कुछ नहीं है। यानी वो चाहता है कि अगर बोल देंगे तो हो सकता है हमको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अब उस आधार पे यहाँ पे निकाल पाना बड़ी मुश्किल काम है भारत जैसे देशों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा विविधता है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों का अलग अलग इनकम है। अब मुंबई में कोई 50,000 कमा रहा है तो वो गरीब ही है, और अगर बिहार जैसे राज्यों में कोई 50,000 कमा रहा है तो वो बहुत अमीर है, नहीं। तो एक ही देश में अलग अलग राज्य का इनकम का जो आधार जो है अलग अलग हो जाएगा, तो अलग अलग जिला का भी हो जाएगा। जैसे बिहार में देखो पटना का देख लीजिए, तो उनका उसका जो आय जो है 1 लाख प्लस है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पटना जिला के लोगों का प्रति व्यक्ति आय यानी 1 लाख, यानी 5 सदस्य हो गया तो 5 लाख प्लस लगभग लोग कमा रहा है पटना जिला। वही अगर आप बेगूसराय का देखिएगा तो 50,000 है प्रति व्यक्ति आय, यानी 2.5 लाख के आसपास प्रति परिवार आय है सालाना। ठीक है, बिहार में ये बेगूसराय। तो इस प्रकार से अलग अलग जिला का अलग अलग राज्य का निकाल पाना बहुत ही टफ काम है, और किसको सूची में रखा जाए किसको नहीं रखा जाए। इसलिए भारत जैसे देशों में जो गरीबी का मापना होता है, जो मापा जाता है, वो निरपेक्ष गरीबी के आधार पर एक लाइन दे दिया गया, उसके नीचे जो भी लोग हैं सबको गरीब माना जाएगा, चाहे वो 1 रुपया कम हो चाहे 100 रुपया कम हो, फैसिलिटी सबको उतना ही दी जाती है लगभग। ठीक है, तो इसी चीज़ को सापेक्ष गरीबी को तुलनात्मक आधारित बोलते हैं, और निरपेक्ष गरीबी को बुनियादी आवश्यकता आधारित है, जिसको बुनियादी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रहा है सबको बिलो पॉवर्टी लाइन रख दिया गया। अब मापने का तरीका क्या है, सबसे पहले गरीबी कैसे मापा जाएगा वो देखिए।
अब है राष्ट्रीय आय। अब क्या होगा कि पूरे देश में जो संसाधन से जो कमाई होता है, जो इनकम है, ठीक है, राष्ट्र का आर्थिक समृद्धि और विपन्नता का सूचक होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो टोटल देश में कितना कमाई हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना हमने जीडीपी, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाया, उसका मूल्य का कीमत हो गया राष्ट्रीय आय। अब आ जाइए प्रति व्यक्ति आय। उसी को जितना हमने कमाया, खनिज निकाल करके हो, चाहे मानव संसाधन से हो, सेवा क्षेत्र से हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर से हो, प्राथमिक क्षेत्र से या औद्योगिक क्षेत्र से, जितना या टैक्स जो भी हमारी सरकार लेती है, सबको जोड़ करके और उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, वही क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो वो भी तरीका है। तीसरा अभी सबसे ज़्यादा व्यवहारिक में आता है प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर, यानी किसी भी परिवार का खर्च कितना है, उपभोग कितना है। अगर उसका उपभोग ज़्यादा है तो यानी वह गरीब नहीं है, उपभोग कम है यानी गरीब है। आपके पास पूंजी रहेगा, पैसा रहेगा, तभी तो आप उपभोग करेंगे। अगर आप अच्छे किलर का जींस पहन रहे हैं तो यानी स्वाभाविक सी बात है कि आपकी इनकम अच्छी है, तभी आप 3000 का जींस पहन रहे हैं। अगर आप 300 का जींस पहन रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपकी इनकम उतनी नहीं होगी। ठीक है, तो एक आधार जो जैसा आप उपभोग कर रहे हैं उसके आधार पर भी गरीबी निकाला जा सकता है, और यह एक सर्वाधिक व्यवहारिक रूप है। ठीक है, आपका खर्च कितना हो रहा है मंथली, उसके आधार पे गरीबी निकाल दिया जाता है, चाहे वो भोजन पे हो, चाहे आवास पे हो, अन्न मद में खर्च हो। तो 3 तरीका से गरीबी को निकाला जा सकता है। अब देखिए, उपभोग में आप भोजन को भी ले सकते हैं कैलोरी के आधार पे। अब बोल दिया जिसको भोजन में प्रति व्यक्ति 2400 किलो कैलोरी गाँव के लोगों को मिल गया, वो गरीब नहीं है। अब 2400 किलो कैलोरी के लिए आपको भोजन में दूध, दही, दाल, सब्जी, सलाद सब लीजिएगा, तब जा करके आपको 2400 किलो कैलोरी भोजन मिलता है। तो वो एक आधार बना दिया गया। शहरी क्षेत्रों में 2200 किलो कैलोरी बना दिया गया, क्योंकि शहर के लोग कम वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क कम करते हैं, इसलिए उनको भोजन की जरूरत कम होती है। जनरली मानता होता है कि गाँव के लोग जो है ज़्यादा खाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि गाँव के लोग 2 टाइम खाते हैं, या तो सुबह या रात, 2 टाइम, बीच में नाश्ता थोड़ा बहुत। शहर के लोग घंटे घंटे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद श्रमजीवी होते हैं गांव के लोग, मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, किसानी करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो इंजन जितना मजबूत होगा, जो जितना काम करेगा शक्ति, उसको भोजन भी उतना ही चाहिए होगा। ठीक है, तो गांव के लोग काम करते हैं, श्रमजीवी वाला काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा भोजन चाहिए। शहर के लोग एसी में रहेंगे, ऑफिस में बैठेंगे या पंखा के नीचे बैठेंगे, बैठ के काम करेंगे। मैक्सिमम लोग तो वही करते हैं। शहर में तो है नहीं कि कोई कुदाल खुरपी चला रहा है खेत में जाकर, तो उनको भोजन कम जरूरत होती है। अब आ जाइए, उदाहरण के लिए कैलोरी आधार और तेंदुलकर समिति ने इस कैलोरी को आधार बनाया, ये भी उपभोग का ही आधार है। अब आ जाइए, निर्धनता की मात्रा निर्धारित करने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो सबसे पहला संस्था है विश्व स्तर पे विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है कहता है कि अगर प्रति व्यक्ति 1.75 यानी $2.25 जिसका कमाई है वो गरीब नहीं है। उससे कम कमाने वाला व्यक्ति क्या होगा, निर्धन होगा। उससे जो ज़्यादा कमा रहा है 80 के हिसाब से जोड़ लीजिए, लगभग हमको लगता है 150 रुपया के आसपास होगा। ठीक है, तो 150 रुपया के आसपास प्रति व्यक्ति है, ये प्रति परिवार नहीं। अगर 5 लोगों का परिवार है तो 750 रुपया कमाई है, तब जा कर के डेली हिसाब से तब वो गरीब नहीं होगा। अगर वह 500 कमा रहा है तो वो गरीब है। यह आंकड़ा वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, लेकिन हम लोग चलेंगे इसके रिपोर्ट के हिसाब से। भारत का जो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर योजना आयोग एवं अन्य संस्थाओं द्वारा कालांतर में भारत की निर्धनता का आकलन का निरंतर प्रयास किया गया है, और यह निर्धारण मुख्यतः उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो वही हो गया जो कैलोरी, उपभोग व्यय, खर्च कितना हुआ उसके आधार पर।
अब आ जाइए, अभी तक बहुत सारी समितियां बनी हैं गरीबी मापने का, लगभग 6 समितियां अभी तक, 6 समितियों का आधिकारिक तौर पे निर्माण हो चुका है, जिसका काम था कि आप एक डाटा बनाइए, एक आकलन बताइए कि किससे कम इनकम वाले लोग गरीब हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक कमेटी बना था, वो 1962 में ही बना था, और उस कमेटी का नाम था योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग कार्य समूह। उसने बताया 20 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में, यानी एक परिवार का इनकम 100 रुपया महीना होना चाहिए। ये 1962 की बात है। ठीक है, और 25 रुपया यानी 125 रुपया का इनकम एक महीने का प्रति व्यक्ति का, एक परिवार का 1962 में था कि अगर उससे कम कमा रहे हैं तो वो गरीब है। यानी 125 रुपया जो कमा रहे थे 1962 में, वो गरीब नहीं थे। 125 से ज़्यादा शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपया प्रति परिवार कमा रहे थे तो वो गरीब नहीं थे। और अभी क्या हो गया, देखो समय के अनुसार कितना बदल गया। अभी वही आकलन क्या हो गया, कम से कम 700 रुपया नहीं, और उस समय 700 डेली हो गया, महीने का कितना हो गया, 21,000। आप देखते होंगे कि कोई ग्रुप डी का भी जॉब आप कीजिएगा तो आपको 20,000 से कम सैलरी चपरासी को भी सरकारी नौकरी में नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वह न्यूनतम वेतन, उससे कम पे आप, क्योंकि वो बेसिक नीड करने के लिए वह न्यूनतम वेतन है एक परिवार को चलाने के लिए, उससे कम कोई सरकार नहीं दे सकती है। ठीक है, अगर उससे कम देती है, जैसे गुरुजी को कम देती है, तो शोषण कर रही होती है सरकार, नहीं। या नियोजित जो जॉब में जाते हैं, मजबूरी में चले जाते, संविदा कर्मी, उनको कम दिया जाता है, तो सरकार कहीं ना कहीं उनके मजबूरी का फायदा उठा रही होती है। ठीक है, अब दूसरी समिति बनी वी.एम. दांडेकर एवं रस समिति। अब देखिए, प्री में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। वी.एम. दांडेकर एवं रस समिति क्या चीज से संबंधित है, कब आया? 1971 में आया, और यह गरीबी निर्धारण से समिति संबंधित है। क्या नाम है? वी.एम. दांडेकर एवं एन. रथ समिति। एक आया 1979 में अलग समिति, एक लक्करवाला समिति आया 1993 में। तो ये सब समिति आकर के रिपोर्ट दिया, अपना आधार बनाया, और लक्करवाला समिति ने क्या रिपोर्ट दिया? इसने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आधार बनाना चाहिए वो कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, यानी एक श्रमिक कितने कमा रहे हैं, श्रमिक को कितना जरूरत है, जो श्रम करते हैं, मजदूर हैं, उनको कितना बेसिक नीड है, उसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी जो शहर में जो रह रहे हैं उसको कितना जरूरत है। देखो, शहर में आपको रूम रेंट लगता है, शहर का रूम रेंट अगर मान के चलिए 5,000 है, तो गांव में आपको 1500 में मिल जाएगा, घर नहीं है तो। भोजन अगर आप शहर में करते हैं 5,000 का, तो गांव में 2,000 में भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके आधार पर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया। ये लक्करवाला समिति जो आई 1993 में, उसने कृषि जो ग्रामीण क्षेत्र का सूचकांक बनाया, क्या चीज? श्रमिक उपभोक्ता और औद्योगिक श्रमिक। कृषि श्रमिक बनाया ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि गांव के लोग कहाँ खेत में काम करते हैं, तो ग्रामीण जीवन जीते हैं, तो कृषि श्रमिक उपभोक्ता हो गए, और शहर के लोग औद्योगिक श्रमिक हो गए, जो उद्योग धंधा या फैक्ट्री में काम करते हैं, उसके आधार। अब आ जाइए, एक आया तेंदुलकर समिति। फ्री में कई लोग तेंदुलकर समझ करके क्रिकेट मार देते हैं, ऑप्शन में भी दे देता है। ये तेंदुलकर जो है, तेंदुलकर साहब, ये गरीबी निर्धारण से संबंधित कमेटी है, और इन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति, यानी अगर 5 लोगों का परिवार है तो कम से कम 5,000 इनकम उसको होना चाहिए, यानी 33 रुपया प्रति व्यक्ति एक परिवार में इनकम होना चाहिए। जनरली 5 लोगों का परिवार होता है, तो लगभग 33 बचे कर लो, लगभग 165 रुपया डेली कम से कम एक परिवार का होना चाहिए, और कम से कम लगभग 5,000 रुपया के आसपास अगर आप गुना कीजिएगा तो 5,000 रुपया के अराउंड आपका जाएगा, कि 5,000 रुपया शहरी क्षेत्र में कम से कम एक परिवार का इनकम होगा। 5,000 प्लस है तो वो गरीब नहीं है, अगर उससे कम है तो वो गरीब या निर्धन, हम जो भी बोलते हैं वो है। ठीक है,
अब आज ये ग्रामीण क्षेत्रों में बताया गया 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह कम से कम होना चाहिए, ठीक है। यानी 5 से आप गुना कर दीजिए अगर महीना आपको निकालना है तो परिवार का। और इसके हिसाब से बताया गया कि पूरे देश में 21.9% लोग क्या हैं, गरीब हैं। ज़्यादा नहीं बताया है क्योंकि 5000 रखा है, ये तो 5000 बहुत कम हुआ। लेकिन क्या लगता है आपको 5000 में क्या शहर में रहना संभव है आज के डेट में? नहीं है। सरकार तो जानबूझकर कितना कम रखता है कि कोई गरीब हो ही नहीं। यानी विश्व स्तर पे हम एकदम विकसित और एकदम अमीर देशों में शुमार हो जाए, गरीबी है ही नहीं। हमारी सरकार है तो गरीबी है ही नहीं। आप उसको मापक बना दिए 4000, 5000 और ये 2009 का है ऐसे, लेकिन अभी भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखिए 2014 वाला जो समिति आया है तो उस समय 21.9% बताया गया तेंदुलकर समिति के हिसाब से कि भारत में गरीबी कितना है, 21.9%, ठीक है। अब आ जाइए, ये चीज़ इसलिए समझा रहे हैं कि ये आपको समझ में आएगा, तभी आप अच्छे से सब समिति के बारे में जानेंगे और क्या रिपोर्ट दिया, कैसे गरीबी आकलन होता है, तब आपको बेसिक समझ होगा। अब आ जाइए सी रंगराजन समिति, और यह रिपोर्ट 2014 में प्रकाशित हुआ और इसमें बताया गया 1407 रुपया, यानी लगभग ये अब जाके 2014 में कितना हो गया, 7500 के आसपास अगर देखेंगे, गुना करेंगे 5 से 14, 25, 70, लगभग 7000 प्लस हो गया कि 7000 से प्लस कमाई है तो वो मतलब गरीब नहीं है शहरी क्षेत्रों में। यानी 47 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कमाई है जिस घर में, वो गरीब नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में 982 रुपया प्रति माह और 32 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यानी अगर परिवार की बात करेंगे तो 982 गुने 5 कर दीजिएगा तो ये भी अगर आपको 1000 मानिए तो 5000 से थोड़ा कम, 4500 प्लस जिसका कमाई है गांव में, वो गरीब नहीं मापा है। तब जा करके भारत में गरीबी कितना टोटल हो गया, 29.5%। यानी गरीबी बढ़ा कि घटा, गरीबी बढ़ गया। तेंदुलकर रिपोर्ट जो आया 2009 में, उसके हिसाब से लगभग 22% गरीबी है, जबकि इसके हिसाब से तो 30% गरीबी हो। तो सरकार ने रंगराजन रिपोर्ट माना ही नहीं। सरकार ने बोला ये गलत है, ये सही आकलन नहीं है। हमने गरीबी दूर किया है तो घट कैसे जाएगा, नहीं सॉरी बढ़ कैसे जाएगा, गरीबी घटा है, बढ़ा नहीं है। सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब आधार दे देगा 7000 की जगह 4000, 5000, तभी ना गरीबी नहीं दिखेगा। लेकिन 7000 भी शहर के लिए अभी के डेट में बहुत कम है। एक आदमी को रहना मुश्किल है 7000, ये परिवार की बात हो रही है। चलिए, अब ये सब तो हो गया, जो रिपोर्ट आया उसके आधार पे हमने बता दिया। अब गरीबी का क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसको नहीं छोड़ना। ये जब भी गरीबी और जो भूखमरी और जब भी हम लोग रोएंगे इस देश में तो अंग्रेज को जरूर याद करेंगे। नहीं, क्योंकि दुश्मन तो वही रहा है, लेकिन वास्तविक दुश्मन हमारे काले अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेज नहीं। जो जमींदार थे उन्होंने जो ज़्यादा शोषण किया और आज भी वो कर रहे हैं। आज भी जो सामंत प्रवृत्ति के लोग हैं आज भी गरीबों का शोषण कर रहे हैं, वो खत्म नहीं हुआ है। तो ऐतिहासिक कारण में हम लोग अंग्रेज को जिम्मेदार ठहराएंगे। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, यहाँ का व्यापार वाणिज्य कृषि सब समाप्त कर दिया गया। ऐतिहासिक में एकदम भरपेट लिख सकते हैं इसको, और आप लोग को पता है क्या क्या आप लिखिएगा। सामाजिक कारण, उत्तर वैदिक काल से ही आपका समाज 4 वर्णों में बट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो भूमि किसके हाथ आया, तो जो उच्च वर्ण थी, जो उच्च वर्ण, जो जाति, देखो जातिगत है आपका स्ट्रक्चर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन आप देखिएगा 70 से 80% आबादी की जो भूमि है वही 10-20% लोगों के पास ही है, ठीक है। तो सामाजिक कारण भी आपका गरीबी का है, क्योंकि जमीन का जो भूमि का जो आवंटन हुआ लोगों में, वो मुगल समय के बाद जब अंग्रेज आए, जमींदारी प्रथा आया, उसके बाद उसको सही ढंग से नहीं किया गया। जमींदारी उन्मूलन प्रथा आया, लेकिन उसको सही ढंग से लागू नहीं किया गया। हदबंदी अधिनियम बना,
उसको लागू नहीं किया गया। तो जिस कारण से आप सामाजिक कारण बता सकते हैं कि मैक्सिमम ज़मीनें जो हैं वो उच्च जाति के लोगों के पास है, निम्न जाति के लोग अभी भी भूमिहीन हैं। ठीक है, तो सामाजिक कारण, चूंकि एक वर्ग जो है हमेशा शोषण करते आया है, गरीबी से निकलने का मौका ही नहीं दिया है। वो वर्ग ये भी सोचता है अगर गरीब पैसा वाला हो जाएगा तो फिर हमारे खेत में काम कौन करेगा, हमारे घर में पोछा कौन लगाएगा। ठीक है, और यह मानसिकता क्या है, गरीबी को बनाए हुए जब तक संभव है। यह सामाजिक उत्थान होगा, सरकारें चाहती है आरक्षण देके जैसे हो, जो नीचे दलित हैं उनको ऊपर किया जाए। तो ये भी कारण आप लिखिएगा सामाजिक कारण। आर्थिक कारण, आपके पास पूंजी है ही नहीं। ठीक है, पूंजी रहेगा तभी ना आप बिजनेस कीजिएगा। कोई भी काम करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। पूंजी नहीं रहेगा तो अभी आप अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते। आप एक बच्चे का एडमिशन कराते हैं, वहाँ भी आपको फीस देना पड़ता है, या सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाते हैं, फिर भी आपको किताब कॉपी हैंडेड बहुत सारा बात है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति जो दयनीय है वो भी गरीबी का प्रमुख कारण है। उसके बाद व्यक्तिगत सोच भी लोगों का जो है वो भी गरीब बनाता है। जो आप व्यक्तिगत रूप से आपका जो सोच है वो भी आप जिस समाज में रहते हैं उस तरीका से हो जाते हैं। आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आगे काम करने का इच्छा नहीं है या काम नहीं करते हैं ढंग से, तो वो भी आपके गरीबी का कारण होता है। राजनीतिक, जो आपके नेतागण हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते नहीं हैं, उद्योग धंधे की बात करते नहीं हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जातिवाद पे वोट ले लेते हैं। पिछड़ी जातियां हैं तो पिछड़ी के नाम पे, अगड़ी जातियां तो अगड़ी के नाम पे, अगर धर्म विशेष अलग अलग है तो हिंदू, यानी हिंदू के नाम पे मुस्लिम के आतंक को दिखा के हिंदू को ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है नहीं, और फिर मुस्लिम को भी ऑर्गेनाइज जो है हिंदू के आतंक को दिखा करके कर लिया जाता है। तो राजनेता जो है अपने फायदे के लिए दंगा फसाद जैसे हो करके इसको बरकरार रखते हैं नहीं, और जो मेन काम है दूर करने का वो उपाय नहीं करते। तो राजनीतिक कारण भी है। अगर सरकार चाहेगी, अगर नेतागण चाहेंगे, काम करेंगे तो जरूर यह गरीबी दूर हो जाएगा। प्राकृतिक कारण भी बहुत बड़ा है, खास करके तो बिहार में। कल भी यही चीज का चर्चा हो रहा था, बाढ़ और सूखा। कृषि, जलवायु, हम लोग कृषि क्या जलवायु पे डिपेंडेंट है। ज़्यादा वर्षा हो गया, कृषि नष्ट। आप देखते होंगे अक्सर बेमौसम बारिश हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इनकम ही नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो किसान को पैसा नहीं आएगा तो स्वाभाविक है गरीब होगा, उनका जीवन स्तर नीचा जाएगा, शिक्षा नहीं दे पाएंगे, इलाज नहीं करा पाएंगे और गरीब होते चले जाएंगे। उसके बाद है आपदा, भूकंप आ गया, बाढ़, सुखाड़, ये सब भी आपदा ही है। बाढ़ भी अब रात को सोए हुए आ गया नहीं, तो अब घर उजड़ गया, सारा सामान फंस गया तो गरीबी हो गई ना, जो कमाए सब चला गया। आग लग गया, कोई बम बाजार दिया, ये सब भी तो आपदा है, मानव जनित आपदा हो गया। तो ये प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित भी कारण हो सकता है। एक्सीडेंट हो गया, वो भी आपदा ही है ना। जा रहे हैं बाइक से, एक्सीडेंट हो गया, पूरे परिवार के कमाने वाले लोग मर गए जो इनकम कर रहे थे, तो फिर वह परिवार गरीब हो जाता है ना, दुष्चक्र में आ गया, इनकम कहाँ से आएगा। क्योंकि हमारे बिहार में खास करके आप देखेंगे कि पुरुष वर्ग एक परिवार में 1 या 2 लोग कमाते हैं, बाकी मैक्सिमम 3-4 लोग तो उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है। अब आ जाइए, ये लिख सकते सामाजिक कारण में वही है, क्या लिखना है, सामाजिक संरचना, अगड़ी पिछड़ी जनजाति के बीच में बंटवारा, ये सब आप अपना लिख दीजिएगा। आर्थिक कारण में कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता लिख दीजिएगा, भूमि सुधार का नियम नहीं लागू होना, भूमि का आकार छोटा होना, परंपरागत कृषि हम लोग करते हैं, आज भी जो है बीज हाइब्रिड ना लेकर के क्या करते हैं, घर में ही रख देते हैं, वही अगले साल दे देते हैं। चाहे जो गरीब आदमी है कहाँ से खरीदेगा 500 रुपये केजी बीज। तो क्या किया कि अपना जो खेत में मकई या जो भी मक्का हुआ उसी को रख देता है, देखोगे घर में टांग के रखे रहता है नहीं, और उसी को उपजाता है। तो परंपरागत कृषि करते हैं, काहे करते हैं, चूँकि आर्थिक नहीं है, पैसा नहीं है।
उसके बाद किसान अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं। उसके बाद विपणन का अभाव है, अगर फसल उत्पादन हो भी जाता है तो उसको बेचने जब जाते हैं तो उनको मूल्य नहीं मिलता है। बिचौलिए जो होते, अब देखो सब्जी है, गोभी अगर आप खेत में जाइएगा तो उससे जो सब्जी ला के बेचता है वो 20 रुपये खरीदता होगा, और यहाँ दुकान में 50 रुपये बेचता है। उपभोक्ता को 50 रुपया में मिला 1 केजी, लेकिन किसान बेचा कितना में? 20 रुपया में। तो मेन फायदा 30 रुपया बिना उपजाए बीच के बिचौलिए को हो गया, दलाल को हो गया, विक्रेता को हो गया। बाकी मेहनत किया किसान, और इनकम फायदा किसको ज़्यादा हुआ? खाली ला के बाजार। अगर वहीं पे जाके किसानों के खेत में ही जाकर के विपणन व्यवस्था और सारा खरीद लिया जाए सरकारी एजेंट के माध्यम से, या कुछ भी ऐसा व्यवस्था हो, तो 30 रुपये बेच दिया, यहाँ मार्केट में 40 रुपये बिक जाएगा, 10 रुपया ज़्यादा का मार्जिन, किसान को भी फायदा हुआ, सरकार को भी फायदा होगा। तो विपणन की व्यवस्था का अभाव है, ऋण का व्यवस्था ना होना, कर्ज नहीं मिलता है, खास करके जो खेती करते हैं, किसान करते हैं, उनको ऋण भी नहीं मिलता है। आर्थिक औद्योगिक विकास भी कम होना, खास करके बिहार जैसे राज्यों में आपका औद्योगिक विकास भी नहीं हुआ, उद्योग धंधे भी नहीं है जिससे लोग गरीबी के दुष्चक्र से निकल सकें। इसीलिए लोग दिल्ली बम्बई जाते हैं कमाने के लिए। अवसंरचना का अभाव है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो गया, बिजली हो गया, ये सब है ही नहीं, सुविधा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसलिए लोग, स्कूल नहीं है, अच्छे विद्यालय नहीं, शहर की ओर पलायन करते हैं। लघु उद्योग का विकसित नहीं होना, जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो नहीं चल पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रोजगार का क्रिएटर है। कुटीर उद्योग क्या होता है? छोटा छोटा घरेलू उद्योग, जैसे कोई कलम बना रहा है, कोई रुमाल बना रहा है, कोई छोटा छोटा काम करना, कुटीर उद्योग। तो उसका अभाव है, कोई आटा पैक कर रहा है, कोई सरसों तेल पैक कर रहा है, नहीं। तो अगर ये सब उद्योग नहीं है, लघु उद्योग नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैक्सिमम आबादी बेरोजगार होगी, काम नहीं रहेगा तो गरीबी आएगी। उसके बाद कौशल एवं शिक्षा का अभाव, ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं दिया जाता है। अब जो लेबर का काम कर रहे हैं, अगर उनको वेल ट्रेंड किया जाए तो वो राजमिस्त्री का काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम अगर उनको ट्रेनिंग कर दिया जाए, फीडर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बर का काम, तो ये सब अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो वो गरीबी के दुष्चक्र से निकल सकते हैं। लेकिन उसका अभाव है, कौशल और शिक्षा। और हम जब 10वीं तक करते हैं तो हमारे पास कमाने के नाम पे कुछ नहीं है, कोई स्किल डेवलप ही नहीं होता है 10वीं तक में कि आप उसका यूज करके आप कमा सकते हैं। तो लोगों का एडुकेशन पर से भरोसा भी उठ जाता है। गरीब लोग, देखो फलनामा का बेटा BA किया, रिक्शा चला रहा है, खेत में काम कर रहा है, पढ़ तो लिया, BA पास तो कर गया, लेकिन ना उसके पास ज्ञान है और ना वह फिजिकल वर्क करने लायक है, क्योंकि माँ बाप उसको पढ़ाई पे छोड़ दिया कि पढ़ेगा लिखेगा बेटा बनेगा अच्छा अफसर। अब बेटा ना काम करने लायक रहा, ना उधर अफसर बनने लायक है वो, तो उस स्थिति में क्या होगा? गरीबी ही होगा ना। नहीं, तो कौशल एवं शिक्षा, रोजगार उन्मुख शिक्षा का अभाव है। ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है कि कैसे आप रोजगार करेंगे, वही रोजगार विहीन विकास है। सामाजिक आर्थिक असमानता है, कोई लोग बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। अब बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण में देखो, चूंकि अब बिहार से जुड़ा हुआ टॉपिक जब भी मेंस में लिखना होता है तो उसमें हो गया अविकसित कृषि। बिहार का कुल भूमि का 2/3 भाग बाढ़ से ही ग्रसित है। 66% भाग क्या है? बाढ़ से ही, हमेशा बाढ़ पानी रहेगा तो खेती नहीं होगा। हरित क्रांति प्रभावी नहीं हुआ बिहार में। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में हरित क्रांति आई, लेकिन बिहार में हरित क्रांति नहीं आया। जो हाइब्रिड का यूज हो, हार्वेस्टिंग मशीन का यूज हो, आज भी देखोगे बैलगाड़ी, आज भी आप देखिएगा बिहार में बैलगाड़ी से जुताई हो रही है। और आप पंजाब में चले जाइए, दिखेगा ही नहीं बैलगाड़ी जो होता है, नहीं। आज भी खेतों में लोग, चूंकि क्यों, इसके पीछे कई रीजन है। खेत छोटा छोटा है, रास्ते नहीं है खेत तक जाने के लिए, ट्रैक्टर जा ही नहीं पाएगा, वहां जाएगा कौन? या तो आदमी, नहीं तो बैलगाड़ी। नहीं तो बैलगाड़ी, बैल है अपना आगे पीछे करके वहां पे पहुंच जाएगा। ट्रैक्टर जाएगा, क्षति हो जाएगा। दूसरा, चूंकि लोग रास्ता भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे,
तो अवसंरचना का अभाव है ना, पहले से सरकार बना दे, रोड मैप बना दे, ऐसे ऐसे जाना है रोड, सब खेत को टच करते हुए, तो वहां तक ट्रैक्टर जाएगा, हार्वेस्टिंग मशीन जाएगा, सब कुछ जाएगा, तो खेत से ही लोग सामान जो है उत्पादन करेंगे और बेचेंगे। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ की खेती क्या है, जीविकोपार्जन खेती है, ठीक है, बस जीवन निर्वाह के लिए, बेचने लायक कुछ भी उपजता नहीं है। वैज्ञानिक तरीके के खेती हम लोग नहीं करते। आप देखेंगे बहुत सारे देश जहाँ मिट्टी नहीं उपजाऊ, जापान, आप इसका एग्जाम्पल है, हर एक के छत पे सब्जी इतना उपज जाता है खाने लायक, वो लोग जल्दी खरीदता नहीं है, सब अपने अपने छत पे ही सब्जी उपजा लेता है। और खेती जो होता है नाव पे किया जाता है, समुद्र में पानी में नाव बड़ा बड़ा बना के उस पर खेती किया जाता है। उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो दिमाग लगा के काम कर लेता है, उपजा लेता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोग नहीं काम करते हैं, इस तरह का वैज्ञानिक तरीका का उपयोग नहीं करते हैं। अरे बाढ़ आया तो क्या, बाढ़ आया तो कोई बात नहीं है, बाढ़ वाला वो खेती करो ना, ऐसा फसल लगा दो जो पानी में हो, मखाना उपजाओ, मछली पालन करो, और भी पानी वाला पता करो क्या क्या होता है पानी में, वो सब काम करो। क्या भूजोतों का आकार छोटा होना, केवल 2% के पास ही 21% जोत योग्य भूमि, यानी 2% लोग के पास 21% का जोत भूमि है। तो लोगों के पास जो किसान है, मेन किसान है, उनके पास जमीन ही नहीं है। उत्पादकता भी कम है, बिहार में मात्र 2779 kg पर हेक्टेयर हो, चाहे जो भी हो, पर हेक्टेयर ही है। और वहीं अब पंजाब में देखिए 3484 kg है, तो सीधे कम से कम 700 kg का अंतर है। तो ये भी तो इनकम में से ही जाएगा। संस्थान एवं तकनीकी सुधारों की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, कृषि की विपणन की समस्या है, बाढ़ की समस्या, बिहार का विभाजन, पिछड़ापन। तो ये सब आप बिहार के गरीबी में भी लिख सकते हैं कारण में, ठीक है। अब सरकार इसके लिए बहुत सारी उपाय कर रही है। क्या करेगा सरकार, रोजगार, मनरेगा के तहत रोजगार देगा, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, ये सब तरह तरह के योजनाओं के माध्यम से सरकार क्या कर रहा है, गरीबी दूर करने का उपाय कर रहा है। या बहुत सारा पेंशन, वृद्धा पेंशन स्कीम देके जो लोक कल्याणकारी कार्य है, तो वो सब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए अब उपाय में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, वर्तमान में बहुआयामी गरीबी के मामले में भारत 0.123 अंकों के साथ विश्व के 107 देशों में 62वें स्थान पे है, ठीक है, गरीबी में। भारत में नीति आयोग बहुआयामी गरीबी का सूचकांक जारी करता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है। ये उपाय है, गरीबी से निकालने का उपाय है। गांव घर में आप देखते होंगे कि मनरेगा रहता है ना, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है कि आपको सरकार 100 दिन का काम देगा बीपीएल परिवारों के सदस्य को, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्कीम है। उसके बाद आप लोग जाके करते होंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर ट्रेनिंग करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल करते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, कंप्यूटर चलाने लगते हैं। तो ये योजना के माध्यम से जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसी के माध्यम से होता है। आपको पैसे भी मिल जाते हैं और आपको फीस भी नहीं लगता है, और आप लोग करते भी हैं। तो सरकार तो बहुत प्रयास रहता है कि आपको स्किल दे दे, बोलने आ जाए, इंग्लिश समझने आ जाए, कंप्यूटर चलाने आ जाए, जो आप ऑफिस में वर्क कर सकते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना क्या है, हर एक व्यक्ति का अकाउंट, वही था ना जन धन योजना। हाँ नहीं, जन धन योजना के तहत सभी का अकाउंट खोला गया ना जन धन योजना के तहत, और इसलिए खोला गया कि जितना भी सब्सिडी हो, जैसे अब क्या है कि अनाज है या गैस लेते हैं सिलेंडर, तो आपको पूरा रेट लगता है और आपका सब्सिडी आपके अकाउंट में जाता है। सरकार बोलती है कि आपके अकाउंट में जाएगा, अब जाता है नहीं जाता है वो बात की बात है,
लेकिन सरकार इसलिए ऐसा काम किया कि जो बीच के दलाल थे, जो डीलर था, वो बीच में बेच के ना पैसा कमा दे। अगर सरकार आपको 5 रुपए केजी गेहूं दिया या 2 रुपए दिया, बिचौलिया जो बांटने वाला है डीलर, ठीक है, वही बेच लिया 10 रुपए केजी उससे लेकर के, तो वो तो जो गरीब लोग हैं उसका गया और फायदा किसको हो गया। इसको रोकने के लिए अब क्या किया गया, आपको जो रेट है वही लगेगा और जो पैसा, जो फायदा आपको जो मिल रहा है 2 रुपये, बाद बाकी जो पैसा होगा आपके अकाउंट में चला जाएगा। जैसे मान के चलिए 18 रुपये गेहूँ है, आपको देना पड़ेगा 18 रुपये, शेष रकम जो है 2 रुपये काट के और जो है बाकी 16 रुपये आपके खाता में चला जाएगा। इस तरीका का सिस्टम करने के लिए ये सब जनधन योजना लगाया गया कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना जीरो बैलेंस पे अकाउंट रहे। आयुष्मान भारत जानते ही, ये मेडिकल फैसिलिटी, किसी को जो गंभीर बीमारी हो गया 5 लाख तक का जो इलाज है उसको गरीब बीपीएल परिवार को फ्री में इलाज होता है। तो ये सब गरीबी, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग 60% जो लोग गरीब हो जा रहे हैं वो गरीबी, वो बीमारी के कारण भी हो रहा है। कोई घर में एक भी अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया तो वह परिवार तरक्की नहीं करता है, उसी में वो लपटाया रहता है। तो ये बहुत बड़ा जो है गरीबी का कारण है। बिहार जैसे राज्यों में खास करके तो आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं वैसे परिवार को गरीब होने से बचाएगी। अब गरीब आदमी 5 लाख कहाँ से लाए भाई? अगर ब्याज पे लिया तो भर जिंदगी उसको खट खट के देते ही उसका जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, वो गरीब ही मरेगा। तो वैसी समस्याएं नहीं आए, इसलिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाया। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब देखो गांव गांव में घर सबका पक्का मकान दिखेगा, जितना थोड़ा गरीब है सबको अब लगभग पक्का मकान है। तो कम से कम मकान का झंझट तो खत्म हो गया ना, नहीं तो लोग मकान के कारण भी परेशान रहता था। ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, अब क्या है, एक अच्छा स्कीम आया, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। यानी अगर आपको किसी भी राज्य का राशन कार्ड मिल गया, जैसे बिहार के लेबर हैं दिल्ली गए काम करने, तो दिल्ली में भी वो अब राशन उठा सकते हैं। ऐसे क्या था कि अब बिहार का आदमी बिहार में राशन लेगा, दिल्ली में, अब वो गया, मैक्सिमम लोग तो बाहर ही रहते हैं जो मजदूर हैं, तो उनको फायदा ही नहीं मिलता था। और यहाँ जो है डीलर क्या करता था, उसका अनाज बेच लेता था। अब क्या होगा कि डीलर बेच नहीं पाएगा उसके नाम से निकाल के, क्योंकि उससे पहले जो है उस अकाउंट पे वो वहां निकाल लिया होगा, डीलर के पास बचेगा ही नहीं उसके अकाउंट का अनाज जो वो निकाल के बेचेगा। तो ये बहुत बड़ा अच्छा स्कीम है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। तो ये सब हो गया। फिर नई आर्थिक सोच भी उपाय में लिख सकते हैं, औद्योगिकीकरण किया जाए, उद्योग धंधे स्थापित किया जाए, हरित क्रांति, जो जो कारण है उसी स्तर पे अगर सुधार कर दिया जाए तो गरीबी दूर हो जाएगा। कृषि में सुधार किया जाए, तकनीकी का प्रयोग किया जाए, फसल बीमा योजना दिया जाए किसानों का, प्राकृतिक संसाधन जो है खनिज संपदा उसका सदुपयोग किया जाए, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वृद्धा पेंशन दिया जाए, जैसे जो विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन दिया जाए, जो विकलांग है उनको पेंशन दिया जाए, ऐसे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब गरीबी से बचा सकता है। उसके बाद उच्च शिक्षा कौशल दिया जाए, खास करके युवाओं को, जिससे कि वो कम से कम कॉल सेंटर, बीपीओ केपीओ आदि में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, और विकास की मानसिकता भी होनी चाहिए, जो राजनीतिक जो सोच होनी चाहिए, जो हम लोग वोटिंग करें उस समय विकास को देख के वोटिंग करें। अच्छे राजनेता आएंगे तो हमारा विकास भी अच्छा होगा। अब थोड़ा सा बिहार का डाटा देख लीजिए। 11-12 में बिहार का लगभग 33.7% आबादी गरीब थी, जबकि 2004-05 में 54.4% और 1973-74 में 61%, यानी गरीबी घटी है। साफ आंकड़ा जो दिखा रहा है 70 के बाद से गरीबी धीरे धीरे बहुत घटी है। और अभी आपका जो देखिए बिहार में गरीबों की संख्या उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है, लेकिन बिहार तो इसमें नंबर 1 है, नंबर 2 है। ठीक है, बिहार में गरीबों की संख्या में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे क्या है, बिहार। तो मेंस राइटिंग में ये सब डाटा का आप उपयोग कर सकते हैं। और प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे निचले पायदान पे है, यानी सबसे कम इनकम बिहार का ही है। 2016-17 में यह आय जो था बिहार में मात्र 26,693 रुपया प्रति व्यक्ति था एक परिवार का सालाना, जबकि भारत में कितना था, 82,269 रुपया।
यानी सालाना एक व्यक्ति का 26,000 के आसपास, तो 5 व्यक्ति गुना कर लीजिए, कितना हो गया, लगभग 1.5 लाख के अंदर ही, ठीक है, इनकम था बिहार का। जबकि भारत में कितना था, 4 लाख के आसपास, 4 लाख प्लस ही को इनकम था 2016-17 में, ठीक है। फिर घटा है इसे 18-19 में आंकड़ा हो गया 33,629 रुपया प्रति व्यक्ति हो गया आय, और 20-21 के आंकड़ा के अनुसार बिहार का जो आय 50,555 प्रति व्यक्ति हो गया, प्रति परिवार में प्रति व्यक्ति, यानी 5 से गुना कर दीजिए, लगभग 2.5 लाख के आसपास औसतन इनकम बिहार का भी हो गया है। इस प्रकार के देखो आप मेंस राइटिंग में लिखेंगे बिहार से संदर्भ में, ये डाटा हो गया। तो ये सब के आधार पे अब क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, तो ये सारे इनपुट हो गए। आपको हमने कारण बता दिया, हमने उपाय बता दिया, किस स्तर पे काम करना चाहिए, गरीबी कहते किसको हैं, कितने प्रकार की गरीबी है, कौन कौन सी समिति बैठी है अभी तक गरीबी आकलन करने की, ठीक है। तो सारे डाटा को हमने आपको बता दिया। अब जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस में, उस हिसाब से आपको इसमें से लेकर के लिखना है, ठीक है। और यही प्री में भी कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।